भारतीय संविधान के किस विवरण का मतलब होता है अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होते हैं हमारे, उनको खानों में, खान मतलब जो माइंस होती है, और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वो ऐसा कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भाई 14 वर्ष तक के से कम बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाना चाहिए? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है? ये व्याख्यान का मतलब हो रहा है यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 24 या अनुच्छेद नंबर 45, अनुच्छेद नंबर 330 या अनुच्छेद नंबर 368। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। ये एक प्रकार का बच्चों का मौलिक अधिकार है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है भारतीय संविधान के अनुरूप में सबसे ऊपर कौन सा पद होता है? तो सबसे ऊपर कौन सा पद होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से छांटना पड़ेगा भाई हमें। देखोगे जैसे कि उप प्रधानमंत्री जी नहीं, क्या भूतपूर्व राष्ट्रपति जी नहीं। देखो जो राष्ट्रपति होता है वर्तमान में वो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है ना। लेकिन यहाँ पर तो राष्ट्रपति का दिया ही नहीं हुआ वर्णन। तो यहाँ पर क्या है कि अपने राज्य के गवर्नर या विदेशी राष्ट्रपति, तो विदेशी राष्ट्रपति भी नहीं होंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति भी नहीं होंगे। तो भाई अगर राष्ट्रपति से छोटे की अगर मैं बात करूँ तो या तो उपराष्ट्रपति है फिर पद पर, या फिर किसी भी राज्य के अंदर सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है गवर्नर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किस निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग होता है तथा महाभियोग प्रस्ताव में उसकी भूमिका नहीं होती है? मतलब इनमें से वो कौन सा निर्वाचन मंडल है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेगा, लेकिन जिस समय महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के ऊपर उस समय वो भाग नहीं लेता है? तो वो ऐसा क्या होता है? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य या राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य? दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। ऑप्शन नंबर है हमारा सी के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, क्योंकि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो चुनाव में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन वो महाभियोग में भाग नहीं लेते, क्योंकि महाभियोग सिर्फ संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में चाहे वो राज्यसभा में, इनमें से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो वह निम्न में से किस संविधान की अनुसूची में संशोधित आवश्यक है? तो कौन से संविधान की अनुसूची, मतलब संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा यदि किसी भी एक नए राज्य का गठन करना हो या फिर किसी भी बाहरी राज्य को भारत में विलय करना हो? देखो भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेश का वर्णन जो है वो अनुसूची नंबर फर्स्ट में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। हमारी जो अनुसूची है फिलहाल वर्तमान में वो 12 अनुसूची है और 8 अनुसूची मूल अनुसूचियाँ थी, इसमें से 4 अनुसूची बाद में संशोधित करके जोड़ी गई है। और जो पहली अनुसूची थी उसी के अंदर भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा कि कानून के समान संरक्षण का कार्य किसके? कि कानून के समान संरक्षण का कार्य है कि क्या है? जैसे कि हम लोग बात करें कि सभी कानून सामान्य प्रकार के होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी है कि सभी समान विधान का सार्वत्रिक पालन होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है कि समान विचारधारा में सभी लोगों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। क्योंकि समान विचारधारा में मतलब जो भी विचारधारा आज वर्तमान में चल रही है, समान विचारधारा है, कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहा है, समान विचारधारा है, तो उनमें सभी लोगों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग आगे का बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य मानवाधिकार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ज़रा, तो वो है कि राज्यसभा जो हमारी एक उच्च सदन होता है पार्लियामेंट का, तो राज्यसभा के लिए उत्तराखंड राज्य से कितने सदस्य हैं? तो उत्तराखंड राज्य से कितने सदस्य हैं?
राज्य सभा के अंदर, क्योंकि राज्यसभा में विधानसभा से जो सदस्य होते हैं वो निकल कर जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें तो वैसे उत्तर प्रदेश की 31 सीटें, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की सीटें पूछी गई, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। 3 सीटें, केवल 3 सीटें यहाँ पर क्या है वो राज्यसभा की हैं, और विधानसभा की उत्तराखंड के अंदर सीटों की संख्या है 70, ठीक है। और राज्यसभा में कुल सीटें जो हैं पूरे भारत से, वो कुल सीटें की अगर मैं बात करूं टोटल की, वो 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें फुलफिल हैं राज्यसभा के अंदर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ज़रा बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं तो क्या होगा, तो उनको सैलरी वगैरह क्या होगी, उनके एक राइट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि उसे वेतन उसके मुख्यालय के आधार पर राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कि उसे उसके वेतन से औसत वेतन का गुना दिया जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी है कि सरकार द्वारा समानुपातिक रूप से वेतन प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है कि सरकार के द्वारा समानुपातिक रूप से वेतन प्रदान किया जाएगा। कैसे, अगर वो एक स्टेट के हैं तो भाई उनको सैलरी उन स्टेट की मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार अगर किसी गवर्नर के पास है किसी स्टेट का, तो उसको उसी हिसाब से उसके जो दूसरे स्टेट की जो गवर्नर की सैलरी थी वही उसको मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर उसको दो सैलरी मिल जाएगी, 2 स्टेट के गवर्नर के रूप में सैलरी मिल जाएगी उसको। जैसे कि अगर बात की जाती है वर्तमान में कितनी सैलरी है राज्यपाल की, तो 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल की सैलरी है, जो 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा सैलरी है, क्योंकि पहले नंबर पे राष्ट्रपति की है 5 लाख, फिर दूसरे नंबर पे 4 लाख उपराष्ट्रपति की है, और 3.5 लाख होती हैं राज्यपाल की। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अनुसार। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि यदि दोनों सदनों के मध्य आम बोलचाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसका समाधान किया जा सकता है कैसे। देखो भाई, अभी राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद हो जाता है कभी कभी किसी बिल को लेकर, किसी एक अधिनियम को लेकर, तो इसीलिए यहाँ पर जब इनमें मतभेद होता है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करके, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। देखो भाई, क्यों की जाएगी, क्योंकि इनके मतभेद को दूर किया जा सके, और इनको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण का एक विशेषता है, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण एक विशेषता है किसकी, तो क्या वो संसदीय सरकार की है, क्या राष्ट्रपति सरकार की है, या एकात्मक सरकार की है, या फिर संघीय सरकार की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, संघीय सरकार। जैसे भारत है तो संघीय सरकार की एक हमारी विशेषता होती है ऐतिहासिक पुनर्निर्माण। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि भारत में सार्वभौमिक यूनिवर्सल, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निर्धारित किया गया था। तो भारत में सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार निर्धारित किया गया था, क्या वो मिंटो मार्लो सुधार 1935 में किया गया था, या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में किया गया था, क्या भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया 1935 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा। क्यों, क्योंकि भारत के संविधान के द्वारा ही वयस्क मताधिकार निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ज़रा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रेड इंडियन मूल निवासी हैं किसके, तो रेड इंडियन किसकी मूल निवासी हैं, तो क्या वो उत्तरी अमेरिका, वो दक्षिण अमेरिका, या दक्षिण एशिया, या फिर अवलोकन यहाँ गलत हो रहा है कुछ, यहाँ पर कोई एशिया था, है ना। तो यहाँ की अगर बात की जाती है कि रेड इंडियन जो है निवासी हैं तो उत्तरी अमेरिका के, और ये जो हमारे एक कैरिबियन सी के आइलैंड है वहाँ पर रेड इंडियन मुख्य रूप से पाए जाते थे पहले, ठीक है। इनकी जनसंख्या तो कम हो ही गई है पहले की अपेक्षा, ठीक है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो कि निम्नलिखित देशों में से किसके स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, तो कौन से देश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको, इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो, इस प्रकार से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, स्थानांतरित खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मलेशिया के अंदर जो जाना जाता है वो दलांग के नाम से भी जाना जाता है, लदांग है ना। तो और भारत में हम लोग झूम की खेती कहते हैं इसे,
नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि वो है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो पृथ्वी पर तापमान का जो वितरण होता है, टेम्परेचर को एक वितरित किया जाता है, अलग अलग जगह पर जा रहा है, तो उसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। क्या वो सूर्य तपन है, क्या सौर विकिरण है, क्या पार्थिव विकिरण है, क्या समुद्र से दूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। पार्थिव विकिरण जो धरती से निकलने वाली विकिरण है वो अलग अलग होती है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एक तापमान के वितरण को प्रभावित किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। मतलब ऋग्वेद के अंदर जो वर्णन मिलता है हमें किन्हीं 3 प्रमुख देवताओं का, तो वो कौन कौन से देवता थे, क्या इनमें सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज बिल्कुल सही है। इंद्र वरुण और हमारा रुद्र जो है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, आपसे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक कौन सा पूरा स्थल है। तो कौन से टाइम का एक पूरा स्थल है मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका गुफाएं हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 है पूरा पाषाणिक, या फिर महापाषाणिक, या नवपाषाणिक, या सूक्ष्म पाषाणिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। पूरा पाषाणिक जो काल था हमारा, एक जो प्रीलिथिक एज था, तो उसी टाइम का जो है हमारा वो भीमबेटका गुफा के अंदर चित्रकारी प्राप्त होती है मध्य प्रदेश के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन, नदी का बेसिन का मतलब होता है कि जो नदी बह रही है और उसके आसपास का जो बेसिन है वो क्षेत्र है, तो वो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अमेजन नदी सबसे चौड़ी, सबसे आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कहलाती है पूरे विश्व की, और अमेजन नदी जो है हमारी उसी का ही सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी बेसिन जो है सबसे बड़ा है, और ये हमारी ब्राज़ील में सबसे प्रमुख रूप से बहती है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र इसका ब्राज़ील में है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ज़रा। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। तो किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या ऑप्शन नंबर 1 है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 राइट है कि ब्राजील का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, हमारे ट्रॉपिकल फॉर एवरग्रीन जो हमारे फॉरेस्ट है, उसी को क्या कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है हमारी पृथ्वी के। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौटते हुए मानसून के समय आई पवनें बहती है। जो लौटते समय मानसून होता है, मानसून जब लौट रहा है किसी जगह से, तो वो पवनें किस दिशा में चलती है। तो सही आंसर हो जाएगा वह स्थल से समुद्र की ओर जाती है, क्योंकि जिस समय समुद्र से एक लहरें मतलब हवा आती है तो वो मॉइस्चर लेकर, पानी लेकर तो स्थल की ओर आती है, तो उस समय तो मानसून आता है। लेकिन जिस समय मानसून लौटता है तो उस समय वो स्थल वाले भाग से, मिट्टी वाले भाग से पानी की ओर जाता है, समुद्र की ओर जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि वो है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर होगा एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो दूसरी सबसे लंबी, मतलब पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और दूसरे नंबर की है रॉकी, तीसरे नंबर की है हिमालय, और ऊंचाई में सबसे ऊंची जो है वो हिमालय माउंटेन रेंज है। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है, क्योंकि चंद्रमा को धरती के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष घूमने में समान समय लगता है, बिल्कुल 27 दिन 7 घंटे होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस कूट का चयन कीजिएगा, सत्य कथन का जो है वो चयन करना है हमें। तो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि रेगिस्तान केवल गर्म होते, गलत हो जाएगा।
रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं तो गलत हो जाएगा। तो लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, जो हमारे भारत का ठंडा रेगिस्तान है। उसके बाद सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है जो सबसे बड़ा मरुस्थल है या रेगिस्तान है पूरे वर्ल्ड का, और ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सही है, थर्ड एंड फोर्थ इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा कि निम्नांकित में से किसने अवध के राजा के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है, चेरी खाने वाली होती है, जो चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, और सच में आ ही गई थी। और ये कथन है 1851 का, और 1851 में जो भारत के जो वायसराय थे, मतलब वायसराय कहेंगे वो गवर्नर जनरल जो थे, तो गवर्नर जनरल जो भारत के उस समय थे तो वो लॉर्ड डलहौजी थे, और लॉर्ड डलहौजी ने ये बात बोली गई थी कि अवध एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, और ये इसने मतलब अवध को कब्जा लिया था, और अवध जो है वो एक ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था 1856 में, ठीक है, 1857 की क्रांति से पहले ही। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। बंगाल में जो सेना थी सबसे ज़्यादा जो एक वहाँ पर सेना रही है या फिर छावनी रही है, तो वो बंगाल के किस जगह पर रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि अवध तो उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, बंगाल में तो बैरकपुर है ना, और बैरकपुर छावनी के थे मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस वर्ष राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो कोलकाता से कौन से साल में स्थानांतरित की गई थी राजधानी को, और वो भी किसके द्वारा की गई थी, जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे। तो 1911 में जब वो भारत आए थे दिसंबर के महीने में, तभी उसने क्या किया था कि कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था 1911 में। लेकिन जो बनी थी भारत की राजधानी दिल्ली, तो वो ऑफिशियल रूप से अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी 1912 के अंदर, ठीक है। 1911 में उसको सिर्फ स्थानांतरित किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा, जिस समय दिल्ली दरबार लगा था भारत के अंदर। तो ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण एसएसटी के क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आपको दी गई हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच।